दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या? अर्थात लगने वाला फोर्स यदि F हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 इंटू Q2 के। ठीक, Q1 इंटू Q2, या तो फिर इसको इससे लिखो, ज्यादा अच्छा है, फिगर बना के दिखा दो। यदि ये दोनों आवेश हो, मान लो Q1 ये है प्लस Q1, एक दूसरा आवेश प्लस Q2 और उनके बीच की दूरी कुछ समथिंग मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए? 8। तो इस पे दूसरा वाला फोर्स किधर लगाएगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर, यानी F पहले वाले में फोर्स लगाया गया दूसरे वाले के द्वारा, और दूसरा वाले में फोर्स पहला वाला किधर लगाया गया? यानी दूसरे वाले में फोर्स लगाया गया पहले वाले के द्वारा। इतना जानते हो कि दोनों नेचर में कहा, मैग्नीट्यूड में कहा होंगे बराबर। ठीक, लेकिन डायरेक्शन में कहा होंगे अपोजिट। फिर इतना बराबर, दोनों यदि हम मान ले किसके बराबर? F के बराबर, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया किसके? Q1 इंटू Q2 के। यही F इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया 1/r²। ठीक, इसको यदि हम पहला मानते हैं, इसको मानते हैं दूसरा, एक और दो को मिलाने पर मिला दो दोनों को। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², या इसको लिखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब इसको बराबर में कन्वर्ट करोगे तो नियतांक लेना पड़ता है, मतलब F बराबर एक नियतांक ले लो के A इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यही हुआ न्यूटन का नियम, यही हुआ न्यूटन का कूलॉम का नियम। ठीक, जहां K का है यहीं पे देख लो, जहां K का है एक नियतांक है, और K को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक, ये बोला गया। मतलब यदि K का मान इतना लोगे, तो K का मान इतना लोगे तो इधर देख लो, तब न्यूटन का नियम क्या हो जाएगा? K का मान जो ये है 1/4πε0 उठा के यहाँ पे रखो, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², या तो इस फॉर्म में लिखो। आगे चल के हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल K लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो ε0 क्या है? तो ε0 को हम लोग बोलते हैं माध्यम की
विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। जब हम आएंगे इस पे तो बात करेंगे, अभी छोड़ो इसको। ठीक, तो ये चीज हो गया। ओके, छाप लो इसको, छापो। मतलब यदि कूलाम ला पूछे तो आप लोगों को बस इसी तरह लिखना है, जैसे लिख दिया गया वैसे। ठीक, बस ध्यान देना है इसमें जो बातें बोली गई वो क्लियर आउट होनी चाहिए। पहला बात क्या क्लियर आउट होनी चाहिए कि जो ये फोर्स लगेगा ये लॉन्ग द लाइन लगेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। तो यहाँ माइनस साइन दिखाया गया, वही चीज दिखाया गया। ठीक, और क्या होना चाहिए, साथ साथ ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, चीजें बताया गया है। चलो ठीक है, नोट कर लो। आओ आगे चलते हैं, मिटारा जाए। चलो, तो बच्चों कूलाम का नियम खत्म हुआ। अब क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी कूलाम है क्या नहीं, क्योंकि बोर्ड में कूलाम का जो आप लोग नियम निकाले, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये जो फॉर्म है आप लोगों का, ये फॉर्म आप लोगों का स्केलर फॉर्म में। ठीक, यदि इस फॉर्म में है अदिश रूप, ये कूलाम के नियम का अदिश रूप है। ठीक, अब आप लोग पढ़ोगे इसी का सदिश रूप का होगा कूलाम के नियम का। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूटन सॉरी बार बार न्यूटन आ रहा है यार। कूलाम का नियम जो है, कूलाम का ये जो नियम है तो सिंपल फॉर्म में हो जाता है, स्केलर फॉर्म में। ये तो लगभग सबको पता होता है, इसलिए ये उतना नहीं पूछता जितना कि पूछता है आपका वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप का होता है। आओ देखते हैं लोग, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है लड़कों को। वेक्टर फॉर्म का होता है, सदिश रूप इसका क्या होता है, सदिश रूप इसका क्या होगा। देखो, जैसे उसको ट्रीट किए वैसे इसको भी ट्रीट करोगे। मान लो कि पहला आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है प्लस Q2। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन होगी, रेखा हो गया। ठीक, पहले वाले पे दूसरा वाला फोर्स किधर लगाया गया तो इधर रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, F12 फोर्स। मतलब पहले आवेश पे दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, और दूसरा वाला पहला वाला दूसरे वाले को इधर रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, F21। मतलब दूसरे आवेश पे पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल। ठीक, इतना क्लियर। दोनों की बीच की दूरी को यदि हम मान ले कितना, r, दोनों के बीच की दूरी को मान लिया जाए कितना है, r, तो हमको लिखना है इसका वेक्टर फॉर्म। तो जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या करोगे, ये जो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है उसका हम वेक्टर रूप ले लेंगे, या ये कह लो उसका क्या कहेंगे, सदिश रूप में उसको व्यक्त करेंगे। ठीक, विस्थापन है भाई, तो सदिश फॉर्म में इसको लिख सकते हो। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका हम क्या लिखेंगे, सदिश रूप। तो हम ये मान लेंगे कि यदि हम इस फोर्स का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्थापन होगा वो हम मान लें R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक, ये किस दिशा में हो गया,
इस दिशा में, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से इधर नाप रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप लोग विस्थापन लिए, डिस्प्लेसमेंट लिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से शुरुआत की तो ये हो गया इनिशियल, प्रारंभिक, और ये हो गया फाइनल। तो r1 माइनस r2, पहला वेक्टर हम इसका ये ले लीजिए, पहला वेक्टर r का पहला वेक्टर हम ये ले लिए, और r का दूसरा वेक्टर, यदि ये फोर्स निकालोगे तो दूसरा वेक्टर इधर होगा कितना, इस दिशा में कितना होगा, यहाँ से चलोगे यहाँ, मतलब ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया अंतिम, ये हो गया प्रारंभिक, यानी r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक, इतना ले लोगे बराबर। जब इतना ले लिए तो आओ न्यूटन का नियम, सॉरी कूलाम का नियम कहता है, क्योंकि यह बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे r²। ये क्या है, स्केलर फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे करोगे, देखो जब इसको स्केलर फॉर्म में, उसको यदि हमको कन्वर्ट करना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे, तब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेंगे एक यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। तो यदि ये वाला फोर्स हम लें, ये वाला फोर्स लें और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो इसमें हम इसी दिशा में क्या लेंगे, एक क्या लेंगे, इसी दिशा में हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे, एकांक सदिश। इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, इस दिशा में विस्थापन कितना है, इतना है, यानी r1 माइनस r2, इसका लेंगे यूनिट वेक्टर, मतलब इतने का कैप, इतने का कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ए वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर यदि क्या हो, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ए कैप ना, उसी तरह r का जो वेक्टर है r1 माइनस r2 इस डायरेक्शन में है, यदि इसका यूनिट होगा तो इस पे कैप लगेगा। ठीक, इतना हो गया। अब यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो यदि यूनिट वेक्टर ए हो तो ए को कैसे लिखोगे, वेक्टर ए बटे माडा वेक्टर ए, ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है r1 माइनस r2। अब इसको, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। 11th में पढ़ चुके, 11th का बात क्या कर रहे हो, 11th का पढ़े तो भूल गए कि भैया, हाँ तो भूल गए तो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें उसको याद रखो जो आता है। जैसे यहाँ की जरूरत पड़ गई यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर को याद करो, नहीं थोड़ा सा 11th में फिर से जाओ, किताब पलटो, देखो क्या होता है। तो छोटी चीज है, दिमाग में होगा, ये मान के चल रहे हैं, नहीं होगा तो फिर से देख लेना। तो देखो इस कैप को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे r²। अब r1 माइनस r2 का कैप कैसे लिखा जा सकता है, जैसे a का कैप वेक्टर a बटे माडा के, ठीक। तो उसी तरह r1 माइनस r2 का कैप होगा तो क्या लिखा जाएगा, r1 माइनस r2 वेक्टर, ठीक। अब बटे में माड आफिक, मतलब माड किसका होगा, r1 माइनस r2 का माड, r1 माइनस r2 का माड, यही चीज ना, आप समझ रहे हो, बहुत सही। आगे चलो, मतलब इसको ऐसा क्यों लिखा गया, यहाँ पे लिख देना, चूंकि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे माडा वेक्टर, ठीक। इसका यूज करके हम इसको ऐसे लिख दिए। चलो आगे चलते हैं, यानी हमको मिला था F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर बटे। अच्छा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का मतलब क्या होगा? ये वेक्टर है, अब इसका मॉड लोगे तो यही इतने का मॉड या R या इतने का मॉड, दोनों डिस्टेंस तो यही है, दोनों तक का डिस्टेंस हुआ, दोनों तो बराबर है ना। मतलब R को हम लिख सकते हैं क्या, R1 माइनस R2 का मॉड या R2 माइनस R1 का मॉड। टोटल जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ये इतना R के बराबर है। अब मार लगने का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यानी हम लिख सकते हैं क्या, इतने का जो मार है इसको हम क्या लिखते हैं, या तो छोड़ो इतने का मार चाहे इतने का मार, अच्छा है यार सब आपस में बराबर है, तो यहाँ आर स्क्वायर जो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 के माड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ये जो आर स्क्वायर इसको ऐसे लिख दो, वैसे लिखो R1 माइनस R2 के माड का होल स्क्वायर। हम क्या बोले, ये यार ये सबका है आपस में बराबर, तो R को हम इतना लिख दिए, अब बटे में कितना है माड ऑफ R1 माइनस R2, मतलब क्या हुआ फाइनल, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 के माड का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2 का वेक्टर। ठीक, ये हो गया इसका सदिश रूप, ये हो गया इसका क्या सदिश रूप। अब कुछ किताब में इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R12 के माड का होल क्यूब इनटू माड 12 का वेक्टर। वैसे लिखते हैं, या तो इसको कुछ किताब में ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R21 के मान का होल क्यूब इनटू R21 का वेक्टर। इसको ऐसे लिख दो, दोनों बात एक है, कुछ किताब में ऐसे लिखता है, कुछ किताब में ऐसे लिखता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इन दोनों को ऐसे लिख के सीधे कैसे लिख दो इस फॉर्म में, एकदम क्लियर है आपका। ठीक, सब सही, ओके, छाप लो, दोनों सही है, ये भी सही है, लेकिन कंफ्यूजन इन दोनों में ज्यादा होता है, टू दूसरे के पहले के द्वारा, पहले का दूसरे के द्वारा, तो कोई तो अच्छा है इस फॉर्म सीधे आ जाओ। ये हो गया आपका क्या वेक्टर फॉर्म, यही हुआ नहीं वेक्टर फॉर्म यही हुआ आपका। ठीक, छाप लो। अच्छा, यदि F12 ऐसे लिखा गया तो F21 कैसे लिखा जाएगा, F21 को क्या लिखोगे, इसी के तरीके से लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यह क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, अब बटे में क्या R2 माइनस R1 का माड का होल क्यूब, ऐसे बहुत सही, जान रहे हो आप लोग, वेरी गुड। छापो छापो, थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दो अब, अभी मुश्किल है ये कोरोना काल में स्कूल खुलना। स्कूल के भरोसे मत रहो, कोचिंग के भरोसे मत रहो, जो मिल गया मटेरियल पढ़ते रहो, उसको जहां जो सके पढ़ो। ओके, मिटा जाए, चल कैसे भी करके बस पढ़ो, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो होगा, ये आप
निश्चित है, लेकिन स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा ये निश्चित नहीं है। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, पढ़ाई करते रहो, जैसे भी हो सके पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई को करना है। पढ़ाई में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। स्कूल खुले ना खुले, बोर्ड के पेपर को होना तय है, बोर्ड में बैठना तो है। ठीक, तो चलो कोरोना काल में आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ हो गया, तो आओ आगे। तो पढ़ा का आप लोगों ने एक तो अदिश फॉर्म F बराबर का 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये कैसा फॉर्म था? स्केलर। ये आपका स्केलर फॉर्म था। और इसका सदिश फॉर्म कितना था? वेक्टर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 के माड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक, ये चीज इतना आप लोगों ने पढ़ा। ध्यान में रखना, ये कम ये ज्यादा पूछता है, या तो इसी को कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। वेक्टर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R³ इंटू वेक्टर R। ये भी ऐसे भी लिख दिया गया तो भी वही चीज है, मिला जुला के मतलब वही है। ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। ओके, डाउट में ना रखना, बस याद रखना नीचे क्यूब ऊपर वेक्टर, नीचे क्यूब ऊपर वेक्टर, इसमें नीचे स्क्वायर। ठीक, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। चलो देखते हैं आगे देखो। इसका आएगा जो आपके ये थे कौन, कूलाम। कूलाम के नियम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ सीमाएं होती है। हर जगह कूलाम का नियम नहीं लगेगा। दो आवेश हो, उनके बीच लगने वाला फोर्स हमेशा कितना हो? 1/4 F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², हमेशा इतना ही हो। ये सही नहीं है। केवल सही कब है? जब आवेश कैसा हो? बिंदु, बहुत छोटा आवेश हो। बहुत बड़े आवेश के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कोई बॉल है इतना बड़ा, इसके सरफेस पे कोई आवेश का हो, बिखरा हुआ हो, दो बॉल है, उसके पूरे सरफेस पे क्या हो? आवेश बिखरा हुआ हो। दोनों को दूरी इतनी दूर पे रख दी। अब बोला गया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो यहाँ न्यूटन का कूलाम का नियम नहीं लगाओगे, क्योंकि अब दोनों चार्ज क्या हो गया? बहुत बड़ा। कूलाम का नियम किसके लिए था? छोटे आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए। ठीक है ना? बड़ा आवेश बिंदु आवेश होगा, लेकिन जब उनके बीच की दूरी क्या हो जाए? बहुत जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि दूर से देखने पे जितना बड़ा गोलाकार लगे, बिंदु आकार का। अरे जैसे तारा वगैरह हो गया ना, स्टार, तारा का है, देखने में कैसा लगता है? एक बिंदु की तरह। तो क्या वो एक बिंदु है? नहीं, वो बिंदु नहीं है। वो क्या है? वो बिंदु नहीं है, वास्तव में क्या है? बहुत बड़ा है, अपनी पृथ्वी से भी बड़ा है, लेकिन दिखाई कैसे देता है? बिंदु। क्यों? क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या हो गई? पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, जब दो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, और वो बड़े आवेश हो, तो उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों के बीच की दूरी क्या हो? बहुत ज्यादा। ओके ओके, हाँ, तो ये कुछ लिमिटेशंस इसके होते हैं, और वो देखते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। यानी कूलाम के नियम की कौन सी सीमाएं?
कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या है, आओ देखते हैं। पहला सीमा तो यही हो गया कि ये एक्सपेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, बिखरे हुए आवेश के लिए या फैले हुए आवेश के लिए वैलिड नहीं है, या बहुत बड़े आवेश के लिए मान्य नहीं है। ठीक, तो पहला सीमा तो इसका यही हो गया, जो पहला लिमिटेशन इसका यही कि यह नियम या यह नियम बिखरे हुए आवेश के लिए लागू नहीं होगा। ओके, है ना? कोई बड़ा मेटल का कोई बड़ा गोला है, उस पर कोई आवेश बिखरा हुआ, उसके पूरे सरफेस पे दो ऐसे ही गोले ले लिए, दूरी दूरी पे रख दिए, इतनी दूरी पे, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा कूलाम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं होगा, केवल पॉइंट आवेश के लिए है वैलिड। अगला क्या है, यह नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है या लागू होता है। ठीक ना? अगला लिमिटेशन क्या है, देखो क्या कहते हैं, कूलाम का नियम काम तभी करता है जब दोनों आवेश का हो, स्थिर हो, रुके हुए हो, एट रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो। मतलब अगला लिमिटेशन क्या है, जब दोनों आवेश कैसा हो, जब दोनों आवेश स्थिर हो, तब न्यूटन का तब कूलाम का नियम क्या होगा, लगेगा। तब यह नियम लागू होता है। ठीक, और यदि दोनों गतिमान हो तब दोनों चार्ज जो है वो किसमें हो, मोशन में गति करे, तब लगेगा कि नहीं, तब न्यूटन का नियम तब कूलाम का नियम सत्य नहीं। यानी जब दोनों आवेश का हो, आवेश गति कर रहे हो, तब यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक, ये सब इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। ठीक, इधर आओ, रिगार्ड इसको। ये नियम कब नहीं लगेगा, जब आवेश एक्सपेंडेड हो, बिखरा हुआ हो, तब नहीं लगेगा। और जब आवेश का हो, बिंदु आवेश हो, तभी लगेगा, तभी कूलाम का नियम लगेगा। और जब दोनों आवेश स्थिर हो, साथ साथ क्या होना चाहिए, दोनों आवेश रुके हुए हो, रेस्ट में हो, तभी ये नियम कार्य करेगा। और जब दोनों आवेश गतिमान अवस्था में हो, तभी कूलाम का नियम लगेगा नहीं। और यदि एक आवेश मोशन में हो, एक रेस्ट में हो, तब सोचो, एक रेस्ट में हो मतलब एक स्थिर हो, विरामावस्था में हो, और दूसरा का हो, गतिमान अवस्था में हो, तब न्यूटन का नियम, बार बार न्यूटन आ रहा है यार, हट, तब कूलाम का नियम नहीं लगेगा, तब कूलाम का नियम लगेगा यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा गतिमान, तब यह नियम
लागू होता है, तब यह नियम लागू होता है। बात समझे? तो ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम की सीमाएं इतनी हो गई। इतने बातों का याद रखोगे आप लोग। एक्सपेंडेड चार्ज के लिए नहीं लगेगा, दोनों आवेश स्थिर है तभी लगेगा, और साथ साथ दोनों आवेश क्या होना चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, ठीक है ना? ये सब बातें होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी सीमाएं, ठीक। उतार लो इसको, पढ़ते रहो मिला जुला के, सिर्फ बैठ के मजे न करो। बहुत मजा लेंगे कोरोना काल में, अब एकदम मजा नहीं, थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ। स्कूल खुले ना खुले, लेकिन बोर्ड का पेपर तो होता ही करेगा, बार बार कर रहे हैं। चलो हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो 11th में जो आप लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी वाला लेसन, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो गुरुत्वाकर्षण में जो एक न्यूटन का नियम था, वो नियम और ये नियम कूलम्ब का नियम दोनों लगभग सिमिलर है। न्यूटन का नियम और कूलम्ब का नियम दोनों का है, एकदम सिमिलर है। जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या था, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल कितना होता था, जब जी बराबर क्या होता था, कैपिटल जी m1 m2 बटे r²। ये दो पिंडों के मध्य कार्य करता था। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, F यहाँ कूलम्ब के नियम में ये k टाइम q1 q2 बटे r²। दिख रहा होगा सिमिलरिटी दोनों में, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों में देखो पूरी सिमिलरिटी है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो फोर्स है हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और ये क्या होता है, जी हाँ दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा, ठीक। यही बेसिक अंतर दोनों में है। और साथ साथ ये वाला फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करता है कि दोनों आवेश किस मीडियम में रखे, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कहीं भी रख दो, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो ये फोर्स होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो दोनों लेसन आप लोग यदि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मिला जुला के बात एक है, दोनों में बात काफी हद तक सिमिलरिटी पाओगे, काफी हद तक सिमिलरिटी पाओगे। बस याद रखना कि ये वाला जो फोर्स है हमेशा आकर्षण वाला होता है और ये प्रतिकर्षण वाला होता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है। क्यों? क्योंकि आवेश आपका दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, एक का प्रकार का फोर्स होगा, नेचर में अट्रैक्टिव। बात समझे? इतना ये हुआ। आओ अब कूलम्ब के नियम पे कुछ छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं। आज पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। एक बार ग्रेविटी वाला लेसन हो सके तो पढ़ लेना, पढ़ के दोनों कंपेयर कर लेना, या किताब में कंपैरिजन दिया है दोनों का। कभी कभी बोर्ड में सीधे कंपेयर ही पूछ देता है दोनों का, दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों में अंतर, ठीक। तो आओ देखते हैं आगे। अब कूलम्ब के नियम पे देखो कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं। अच्छा, कूलम्ब के नियम पे सवाल से पहले एक चीज और देख लो, फिर सवाल कहते हैं। एक चीज और है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक। सुपरपोजिशन का होता है, एक मिनट बच्चों,
हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम लोग? हाँ, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। इसको सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज कहो या तो फिर कहो क्या कहो, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन या फिर पढ़ चुके हो 11 में सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ चुके हो, फोर्स वाले में, यही कह लो वेक्टर वाले लेसन में पढ़ चुके हो कि क्या होता है। जैसे कई आदेश हो, मान लो Q1 Q2 Q3 कुछ भी हो, -Q4 भी मान लो, माइनस प्लस कुछ भी हो, ठीक। और मान लो कोई और है Q5 प्लस Q5। अब क्या होता है कि Q5 पे टोटल नेट फोर्स कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। मतलब Q5 पे तो अब केवल फोर्स Q1 तो लगाएगा नहीं, Q1 तो लगेगा करेगा, साथ साथ Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। तो Q5 पे जो नेट फोर्स होगा, Q5 पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो निकलेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक। जैसे फोर्स लगाते थे, दो या दो से अधिक फोर्स होते थे, किसी एक पॉइंट पे वर्क करते थे, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, सुपरपोजिशन से। तो इसे यहाँ पे भी निकालोगे, यहाँ पे भी निकालोगे सुपरपोजिशन से। तो सुपरपोजिशन क्या करता है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, मान लो कितना फोर्स लगाएगा, या ऐसे कर लो, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों सेम नेचर में, तो F1 से, और ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट करेगा इधर, मान लो कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया, F4 से। ये इसको रिपेल करेगा इधर, कितने से, F2 से। ये भी इसको रिपेल करेगा इधर, कितने से, F3 से, ठीक। मान लो ऐसा, ठीक। जब ऐसा है लड़कों, तो इस पे टोटल नेट फोर्स क्या होगा, तो जो टोटल नेट फोर्स होगा वो इन सभी आवेशों के कारण लगाए गए फोर्स का क्या होगा, समेशन ही तो होगा। लेकिन समेशन कैसा होना चाहिए, वेक्टर समेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्स है क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर होने मतलब Q5 पे जो नेट फोर्स लगेगा, F नेट, जो F नेट टोटल लगेगा वो कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये होगा नेट फोर्स। इसी प्रकार यदि आवेशों की संख्या कितनी हो, यदि आवेशों की संख्या कितनी हो, संख्या n हो, तब क्या होगा, बोलो, तब F नेट कितना होगा, तब F नेट होगा कितना, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Fn-1 तक। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पढ़ चुके हो आप लोग 11 में, बहुत सही। यदि नहीं पढ़े तो उसको से उतार लो सीधा सीधा, या तो फिर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, सुन लो कैसे लिखोगे, लिखोगे ऐसे कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल, लगने वाला कुल परिणामी बल शेष आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के, शेष आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के बीज गणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बीज गणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो बोर्ड में इसका डेफिनेशन थोड़ी पूछता है, बस यही पूछता है, ये चीज याद रखो सुपरपोजिशन वाला, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं, मिटा रहे।
किताब वगैरह भी पढ़ते रहना, कुछ बात यहाँ पे समझ आएगी, किताब पढ़ते समय कुछ वहाँ पे समझ में आएंगी बातें, मिला जुला के टोटल बातें क्लियर हो जाएंगी, समझे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो रुका करेगा, कोरोना की वजह से बोर्ड का पेपर थोड़ी रुकेगा। ठीक, चलो आओ, अरे लिखी लो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक। देखो कैसे लिखोगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक निकाय पर लगने वाला कुल परिणामी बल, लगने वाला कुल परिणामी बल शेष आवेशों दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक, किसी एक निकाय, सब खास पास हो गया जी, आज पास हो गया तो टेंशन न लो। किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल शेष आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के बीज गणितीय, सही लिख रहे हैं ना जी, बीज गणितीय, सॉरी बीज गणितीय नहीं, फिर गड़बड़ हुआ, मिटारो, अब फिर से पढ़ो। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल शेष आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसके बाद जो उसके पहले लिखे तो मैं उतार लेना, बात खत्म, ठीक। इतना ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ओके, बढ़िया। तो चलो अब इसमें थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे, लेकिन अब आज नहीं, अगले दिन, ठीक। तब तक आप लोग क्या करो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ो। कल से हम न्यूमेरिकल इसका कराएंगे कुलाम्स नियम पे। अब कुलाम का नियम बोर्ड में पूछता है, और खासकर उसका वेक्टर फॉर्म। अब पूछेगा कैसे, चार ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा निम्न में कुलाम के नियम का सदिश रूप है, ठीक। तो यदि सदिश रूप नहीं पढ़े रहोगे तो आंख मूल के मार के आओगे किस पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पे। एक नंबर आपका क्या हुआ, गया। तो ऐसी गलती मत करना। तो चलो पढ़ते रहो। आप लोग जानते हो कुछ टूटी फूटी गलतियां तो भैया उठा करेंगे, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने क्लास में पढ़ाना और कैमरे के सामने पढ़ाना भी जानता तो, ठीक। नहीं कुछ में सही हो जाएगा, सब नॉर्मल होगा, टेंशन न लो। चलो ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।